संगीत रागी जी। देखिए अनुराग भदौरिया से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि किसी डिबेट में फैक्ट के आधार पर कोई डिबेट को कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो चिल्लाना और एक जैसे होता है ना, एक बच्चा जो होता है, क्वेश्चन कुछ पूछिए उत्तर वही देगा जो रट करके आया हो। अनुराग भदौरिया की हालत लगभग वैसे ही रहती है, हर डिबेट में वही बात। कोई नहीं, अनुराग भदौरिया पर डिबेट नहीं है, जिक्र जरूर मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ। कि जो मुद्दे पर आ जाते हैं। एक मिनट सुन लो। अनुराग भदौरिया ने अरे मुद्दे बताओ कितने। अरे मैंने तो डेट सही बताया, मैंने हेलीकॉप्टर बता दे, डेट सही बताया, तुमसे पूछा हुआ, मैंने डेट सही बताया। आप बताओ कितने प्लेन क्रैश हुए लास्ट 7 दिन में? मुझे बताओ, लास्ट 1 महीने में कितने प्लेन क्रैश हुए? बताइए कितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुए? बताइए आपको मालूम है? 1 साल में कितने ट्रेन हादसे हुए मालूम है आपको? कितने लोगों की जाने गई हैं? कुछ मालूम नहीं है। चले या तो मुंबई बोलोगे हम प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर को ये भी नहीं मालूम है कितने ट्रेन हादसे हुए। अच्छा बताइए मुंबई ट्रेन में कितने लोगों की मौत हुई अभी गिरने से? बताइए कितने लोगों की मौत हुई मुंबई ट्रेन में गिरने से? कितने लोगों की मौतें हुई जरा बताइए। मैं इनको ज्ञान दे दूं ना, ये जो रटी टाइप बातें बोल रहे हैं इनसे पूछिए मुंबई ट्रेन में अभी गिरने से कितने लोगों की मौतें हुई? ठीक है सर, कुछ मालूम है नहीं। चले बीजेपी की सी टीम बन के, क्यों हम कौन है? बोले हम सी है। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड सर, ये सी टीम का क्या मतलब है? एक सेकंड वाले कहां गए? नहीं, ये सी टीम का क्या मतलब है? अनुराग भदौरिया जी, सी टीम का क्या मतलब है? सी टीम का क्या मतलब? अरे ना ये बी फुल फॉर्म बताइए क्या मतलब है? मैं अपनी बात बोल रहा हूं। संगीत रागी जी, ये बहुत सीरियस मामला है। अनुराग भदौरिया जी, सी टीम का क्या मतलब है? जवाब दीजिए पहले आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। अरे सी होता है जैसे ए है, नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। अनुराग भदौरिया जी ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं अरे आप नहीं, ऐसे नहीं अनुराग भदौरिया जी, ऐसे नहीं अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका बहुत गलत है। अरे जवाब पूछना चाह रहे हैं, सी टीम का जवाब दे रहा हूं ना, क्या गलत है? मैंने कोई गलत बोला क्या? ए टीम होती है प्रवक्ता, बी टीम होती है उनके सपोर्टर, सी टीम होती है जो कहीं नहीं है, बस मुंह उठाए चले आए बोलने के लिए। हमको बोलना है बीजेपी की तरफ से, तो उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन बोलेंगे बीजेपी के लिए। कमाल है भाई, आप तय कर दीजिए। आप अनुराग भदौरिया बता दें कि चित्रा त्रिपाठी को अपने डिबेट में किसको बुलाना है, वो बुला लूंगी, फिर मैं उसी के हिसाब से जो आपको सूट करेगा। अनुराग भदौरिया जी, आप लोगों को अंदाजा होता है लाइव डिबेट में बैठकर, अनुराग जी आपको इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए। दर्शक आपको लेकर क्या राय व्यक्त करता है ये जानना चाहिए आपको। ए, बी या सी टीम वो हमारे देश के हैं, रोज आपके साथ डिबेट पर बैठते हैं, हर रोज डिबेट पर बैठते हैं। और अनुराग भदौरिया जी 43 सीटें आपके गठबंधन में आ गई हैं, इतना घमंड ठीक नहीं है। अनुराग जी, जो सांसद आपके जीते हुए हैं, आप उनके लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे इस तरह का अहंकार दिखाकर। सर बिल्कुल, जनता जिसको चुनेगी वो सरकार में आ जाएंगे, और जो सरकार में आएगा जनता का फैसला सिर माथे पर। लेकिन अभी तो बीजेपी है ना सरकार में, तो स्वागत कीजिए फिर उसका, जनता का फैसला सिर माथे पर। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये अहंकार ठीक नहीं है। आप अपने ही सांसदों के लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे इतना अहंकार दिखा। अरे मेरा अहंकार नहीं है, ठीक है हमारा कोई। संगीत रागी जी आप पहले जवाब देंगे, फिर आनंद विजय कृष्णा हेगड़े जी, अतुल लोढ़े पाटिल जी, मैं आ गई आपके पास। संगीत रागी जी पहले जवाब देंगे। संगीत रागी सर, संगीत रागी जी बोलिए। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो हास्य कलाकार के बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो उनको छोड़ दीजिए। रही बात जो उत्तराखंड के अंदर जो हुआ है और जो आजकल जो एविएशन सेक्टर में है, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कॉमर्शलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा एक आपदा लेकर के आया है। आप देखते होंगे कि आप इंडिगो के विमान पर चढ़ते हैं, विमान उतरता है, कायदे से प्रोटोकॉल के अनुसार उसका चेक होना चाहिए, लेकिन तुरंत आप देखते हैं कि एक सवारी उतर रही है और दूसरी सवारी जैसे बस के अंदर हुआ करता था वैसे ही हम देखते हैं फ्लाइट के अंदर भी आजकल होने लगा है। आप देखेंगे कि पहले जो होता था उत्तराखंड के अंदर जो है वो जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं, एक चीज निकल करके आई है, वो खराब मौसम के। एक कहा जाता है कि ये जो उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाला है वो एक विंडो की तरह है। यदि आप आम दिनों में भी आप चलेंगे तो आपको फ्लाइट के पायलट को ध्यान रखना होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में आप जा रहे हैं, आपको बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है।
अब ऐसी स्थिति में खास करके इस समय जब मौसम अनिश्चित होता है, वैसी स्थिति में कॉमर्शलाइजेशन के कारण जितनी प्रिकॉशन होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि डीजीसीए को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए एविएशन कंपनी जो कि इसको हवाई को ऑपरेट कर रही है। इस पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसे कमाने के धंधे के कारण जो है इस प्रकार से लोगों की जान की आप कीमत नहीं समझ रहे हैं और जाने जा रही हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कम से कम 6 हेलीकॉप्टर क्रैश किया है कि इस सीजन के अंदर। तो यह वाकई लोगों को डराएगा कि भाई हम इस चीज से जाएं या नहीं जाएं। और इसका सीधा सीधा कारण है, 2 चीजें होती, एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, दूसरा मानवीयकृत हुआ। यह मानवीयकृत आपदा है जिसके लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन यदि इसी को तर्क को यदि आप ड्रीम एयरलाइनर के बारे में आप तर्क करेंगे तो आप मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत सोफिस्टिकेटेड विमान है। क्या गलतियां हुई हैं उसके बारे में ऐसे ही बेवकूफियों की तरह बोल देना, अरे रोज हवाई दुर्घटना हो रही है, रोज मर रहे हैं, एक आदमी समझेगा कि कौन ऐसा आदमी है जो आकर के इस प्रकार की कृष्णा हेगड़े जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अतुल जी बहुत देर से अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, उसके पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने केदारनाथ हादसे पर जो सवाल खड़े किए हैं, जरा जल्दी से 2 सवाल मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। वीरेंद्र सिंह है, उनकी ओर से लिखा गया है कि जब वजन लिया जाता है बैठने के लिए तो 75 किलोग्राम के बाद बढ़े हुए वजन 1000 प्रति किलो के हिसाब से अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, जबकि तुला का जो इस्तेमाल किया जाता है वो 3 से 5 किलो ज्यादा वजन दिखाता है, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर चलाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक है। आगे वो लिख रहे हैं कि यात्री सुविधा का कोई ध्यान प्राइवेट एयरलाइंस द्वारा नहीं रखा जाता, न ही दर्शनार्थियों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को वो एड्रेस करे, क्योंकि केदारनाथ में ऐसा हो रहा है, वहां पर तुरंत फ्लाई किया जाता है, जबकि इसकी इजाजत जो नियम कायदे कानून है वो नहीं देते हैं। लेकिन अब मैं सीधे अतुल जी आपके पास आते हुए, देखिए जब हादसों की बात होती है हर एक पार्टी को गंभीरता से उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। अब अगर हादसे पर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे तो उसी भगदड़ को लेकर वो लोग बेंगलुरु को लेकर आप पर सवाल दागेंगे। क्या कुछ ऐसे मुद्दे नहीं होते हैं जो इन तमाम बातों से परे, क्योंकि इसमें इंसानी जानें जा रही हैं और ज्यादातर वजह लापरवाही है। बिल्कुल चित्रा जी, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेंगलुरु में फिक्स की गई है, हमने जिम्मेदारी ली है, अधिकारियों पे जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ऐसी कोई भी कार्रवाई बीजेपी के शासन में कहीं भी नहीं होती, क्योंकि बीजेपी का ये स्टेटेड प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप हो, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो। बेंगलुरु की बात कर रहे थे आप, रेड्डी ब्रदर्स सबको पता है, फिर भी हमारे यहाँ कोई इस्तीफे होते नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कई आरोप हुए, सिद्ध भी हुए, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं भी एक उदाहरण और देता हूँ। मार्च 2024 से बिहार में अगुवानी से सतलजगंज ब्रिज 3 बार कोलैप्स हुआ, अप्रैल 2022 और जून 2023 के बीच में 3 बार कोलैप्स हुआ ये ब्रिज, कोई एक्शन नहीं है। हसदेव जंगल काटा जा रहा है, कोयले के लिए काटा जा रहा है, अदानी जी को दिया गया है, उसी के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पे क्या क्या आरोप किए थे पता है। हसदेव जंगल देखना चित्रा जी, कभी जिंदगी में मौका मिले ना तो बस्तर से इंद्रावती रिवर जो है जो जाती है और वो उधर हसदेव जंगल जो है वहां पर अबुझमाड़ वगैरह वो सारा एरिया देखना, वो लंग्स है हमारे देश के। 4.5 लाख पेड़ तोड़ दिए बेरहमी से, 100 फीट का बुंदा है। सुनिए ना। और गढ़चिरौली में कोयला आयरन चाहिए, वो तो शक्तिपीठ का बनी रहा है जबरदस्ती। दो हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग है, आज उद्घाटन हुआ, कल पुलिया गिर गया, वहां पर पुलियों को गड्ढे गिर गए बड़े बड़े। समृद्धि महामार्ग जहाँ 150 की स्पीड से गाड़ियां चलती है, वहां पहले कल किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका उद्घाटन, दूसरे दिन वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये सारी चीजें सामने आई है। गढ़चिरौली में 1.5 लाख पेड़ काटने का क्लियरेंस दिया। मैं नहीं, एक बहुत अहम मुद्दा रखना चाहता हूं, गवर्नमेंट की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। हमारे वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जयंती टैक्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये 2000 के बाद आई हुई कंसेप्ट है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना है तो आपको इको सेंसिटिव जोन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो सकता है वो करना जरूरी होता है, जिसको ईए असेसमेंट कहते हैं। वो बंद कर दिया गया है। आज आप देखिए सोनम वांगचुक और हसदेव जंगल में 1-1 लाख लोग भरी जाड़े में हाड़ कपकपाटी ठंड में बैठे रहे, लेकिन और पैदल चलकर आए। बिल्कुल, आपके महत्वपूर्ण सवाल है सब, वक्त मेरे पास बहुत कम है, इस वजह से कृष्णा हेगड़े जी, आनंद दुबे जी की टिप्पणी लेनी है। हेगड़े साहब पहले आप, उन्होंने सीधे बीजेपी पर, आपकी सरकार पर, शिंदे गुट पर सवाल उठाए हैं। चित्रा जी, एक भी अगर जान जाती है तो हमारी सरकार जवाबदारी लेती है। अभी निजी एयरलाइंस जो एयर इंडिया है उसमें जान गई है,
जो बेल हेलीकॉप्टर है, ये सब निजी कंपनी है, फिर भी सरकार जान लेती है। हम इससे कतराते नहीं हैं। लेकिन अगर बोइंग का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 530 एक्सीडेंट हुए ऑलमोस्ट, और 5800 जाने गए। तो बोइंग को भी कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जो निजी कंपनी है, हेलीकॉप्टर और प्लेन चलाते हैं, उनको भी कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जैसे सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो ऐसे जो कैजुअलिटी होती है वो सरकार की वजह से नहीं होती है। कभी कभी जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको अपना मेंटेनेंस सरकार रेगुलेटरी कर सकती है। जैसे फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, हम वहाँ पर FDA नियंत्रण रख रही है। ऐसे बहुत सारे सरकार के रेगुलेटरी कंपनियों पर भी ऑडिट लगाम कर सकते लगानी हैं। पड़ेगी ना, अगर वो स्वच्छंद हो रहे हैं और वो नियमों के तहत बिल्कुल, काम जो नहीं कर रहे हैं, रेगुलेटरी तो उनको एजेंसीज भी है, कंट्रोल में DGCA रखना है। होगा। क्लोजिंग कमेंट आनंद दुबे जी, बिल्कुल। जल्दी से क्या करना चाहिए सरकार को ताकि हादसे रुक जाएं या ये ना हो? तो चित्रा जी ये तो प्रवचन जैसी बातें कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग कि नहीं, सरकार की तो कोई गलती नहीं है, प्राइवेट लोगों की गलती है। अब 100 लोग किसी ब्रिज पे चढ़ जाएंगे तो ब्रिज तो गिर ही जाएगा, हम क्या करें। इतनी लाचारी, इतना लापरवाही, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, क्या इसीलिए आए थे? अरे जवाबदेही तय करोगे। आप वर्तमान में बैठे हो, आप सरकार में बैठे हो, आपको बताना चाहिए क्या हमारी कमियों से, हमारी गलतियों से हादसे हो रहे हैं, हमारी वजह से लोगों की जाने जा रही है। उस पर अंकुश लगाइए, कार्रवाई करिए, लोगों को जेलों में डालिए। 3-3, 4-4 साल से इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टरों के थोड़ी सी बरसात में जल जमाव करवा देते हो, कोई साफ सफाई नहीं रखते हो, नाले की सफाई नहीं करते हो, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हादसे लगातार हो रहे हैं और उस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सिस्टम की है, स्थानीय स्तर पर लोगों की है। और ये बहुत जरूरी हो जा रहा है कि इस तरह के हादसों को बेहद गंभीरता से लिया जाए। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हादसा कोई पार्टी, कोई रिलीजन, कोई जाति या धर्म देखकर नहीं होता है। बहुत जरूरी हो जाता है कि हादसों को लेकर कम से कम एक संजीदा रुख तमाम पार्टियों की ओर से दिखाई जाए और राह उस दिशा में तय की जाए कि ऐसे हादसों को होने से कैसे रोका जाए। ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, और आम लोगों से भी ये गुजारिश है कि जहां पर भारी भीड़ हो, जहां पर हादसा हो सकता हो, जहां पर भगदड़ की स्थिति आपको आंखों के सामने दिखाई दे रही हो, उस जगह का हिस्सा आप कतई नहीं बने। अब ये तमाम हादसे, इन पर किस तरह से लगेगी लगाम, आगे सरकार क्या करेगी कार्रवाई, जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन तय किया जाएगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।